चलिए, तो अब हम लोग खंड खा जो कि रसायन विज्ञान के ऊपर आधारित है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न जो है आपका खंड खा का वाला प्रश्न, इसमें हमसे कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का आयनिक गुणनफल होता है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पे जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है। ठीक है, जल का आयनिक गुणनफल से मतलब ये है कि वो आपसे पूछ रहा है कि H+ और OH- आयंस के कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रण का जो मान होगा, इसके गुणनफल के सांद्रण के गुणनफल का मान, ठीक है, वो कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये चीज़ देखिए आपको डायरेक्टली याद रखनी पड़ेगी कि इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁻14, क्योंकि ये आगे की क्लासेस में जब आप जाएंगे वहाँ पे 11th क्लास वगैरह में, तो वहाँ आपको आयनिक साम्यावस्था वगैरह चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहाँ के लिए ये आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि जब ये आगे की बात है तो यहाँ हमसे पूछी ही क्यों जा रही है, तो पीएच का देखिए जो कॉन्सेप्ट है ना, पीएच वैल्यू का, वो इससे थोड़ा सा रिलेट करता है, इसीलिए ये बात आपसे बस यहाँ पे पूछी जाती है। बाकी ये कैसे आता है, कब आता है, ये सब आपसे आगे क्लासेस में आपको बताया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको इस क्वेश्चन के। जो ऑप्शन दिए हैं वो है 10⁻14, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है 10⁻⁻14, तीसरा ऑप्शन जो आपका वो क्या है 10⁻12, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे 10⁻⁻12। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सेकंड 10⁻⁻14 जो है वो करेक्ट होगा और आपको इसके लिए मिलेगा 1 नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। अगला यानी खा वाले प्रश्न में हमसे कह रहा है कि अभिक्रिया, आपको एक अभिक्रिया दी गई है जिसमें एक अननोन चीज़ हमें दे रखी है x, और हमसे पूछ रहा है कि x क्या होगा इस अभिक्रिया में, आप हमें बताइए। प्रश्न संख्या खा में देखिए जो अभिक्रिया हमें दी गई है वो मैं आपको बताता हूँ। अभिक्रिया जो हमें दी गई है वो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम खाने वाला सोडा या फिर बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसके विघटन की अभिक्रिया है। और इसमें जो हमें उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं वो है Na2CO3 प्लस X मिल रहा है और मिल रहा है वाटर यानी कि H2O। तो हमसे पूछ रहा है बताइए यहाँ पे ये जो X है ना, X सब्सटेंस, वो क्या है। समझ में आ गई बात। ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखा है। पहला ऑप्शन है कि X हाइड्रोजन गैस है, दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है कि X जो है वो NaOH की वाष्प यानी कि उसकी वेपर्स है, तीसरा ऑप्शन जो हमें दिया है उसमें हमसे कह रहा है कि X कार्बन डाइऑक्साइड है, और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि X जो है वो सोडियम हाइड्राइड है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे चूज करना होगा। तो देखिए ये ना क्वेश्चन जो है वो दो बातों के ऊपर निर्भर करता है। पहला ये कि अगर आपको बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा के विघटन अभिक्रिया याद है, ये एक तापीय विघटन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, तो अगर आपको ये याद है तब तो आप यहाँ बता सकते हैं कि जो X है वो क्या होगा। दूसरी बात ये कि आपको अगर एक प्रॉपर्टी याद है, प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी हम किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वहाँ से एक चीज़ रिलीज होती है हमेशा ही, और वो चीज़ क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा ही जब भी हम किसी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो वहाँ से रिलीज होती ही होती है, जो कि मुझे इस रिएक्शन में कहीं दिख नहीं रही है। तो ऑब्वियस सी बात यह है कि ये जो X है वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही होगी, जो कि मुझे ऑप्शन में यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में दे भी रखी है। तो ऑप्शन थर्ड, तीसरा ऑप्शन जो है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। दो तरीके, ये रिएक्शन जो है आप डायरेक्टली भी याद रखिएगा कि बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडा को जब भी तापीय अपघटन उसका करवाया जाता है तो हमें धावन सोडा यानी Na2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन कभी कभी हमसे 1 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखने के लिए भी पूछ ली जाती है। बात आ रही है समझ में, तो बिल्कुल आप इसे याद रखिएगा। और ये रिवर्स रिएक्शन होती है, मतलब आप इसे इधर से इधर भी करा सकते हैं और इधर से इधर भी। उत्क्रमणीय अभिक्रिया इन्हें कहा जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, मतलब अगर प्रयोगशाला में आपको बेकिंग सोडा कभी बनाना हो तो आप धावन सोडा, उसमें जल मिलाइए और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ उस सॉल्यूशन से गुजार दीजिए, तब भी आपको बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात। तो 1 नंबर के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत ही अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन यानी प्रश्न संख्या ग में हमसे कह रहे हैं निम्न में असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, नीचे हमको 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं ABCD, उसमें हमसे कह रहा है कि इनमें से असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कौन है। ठीक है, पहला ऑप्शन मैं आपको चलिए बताता हूँ, ये है गा वाला प्रश्न आपका। पहला ऑप्शन जो हमें दिया है वो है CH3C
OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यानी कि हमको क्या दे रखा है, एसिटिक एसिड, सिरका, विनेगर दे रखा है। ठीक है, दूसरा जो कंपाउंड है आपका वो है CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एक एल्डिहाइड है, एसिटिल्डिहाइड। तीसरा हमें दे रखा है ऑप्शन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ से। ठीक है, ये क्या है, ये 1 प्रोपीन है। और चौथा ऑप्शन जो हमें दे रखा है वो है एसीटोन, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है, एसीटोन है। ये डाइमिथाइल कीटोन या एसीटोन भी आप इसे बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें बताना है कि इसमें से असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कौन है। ये बताने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होते क्या क्या है। हाँ, ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड मेन कार्बन चेन में, यानी कि प्रमुख कार्बन श्रृंखला में पाए जाते हैं। अगर प्रमुख कार्बन श्रृंखला में आपका केवल सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध उपस्थित है तो ऐसे यौगिकों को हम संतृप्त यौगिक बोलते हैं। ठीक है, संतृप्त। लेकिन जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है उसे में हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त यौगिक बोलते हैं। समझ में आ रही ना बात। तो अब आप कहेंगे कि सर हमको तो यहाँ पे हर जगह डबल बॉन्ड दिख ही रहा है। बिल्कुल दिख रहा है डबल बॉन्ड, लेकिन देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे किसी भी मेन चेन में नहीं है। ये फंक्शनल ग्रुप का आपका डबल बॉन्ड है, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी ये जो आपका डबल बॉन्ड है वो फंक्शनल ग्रुप में इंक्लूड है। इसलिए इसमें से कोई भी आपका असंतृप्त यौगिक नहीं होगा, क्योंकि मेन चेन जो कि ये मेन चेन है, इस मेन चेन में देखिए आपको कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिखाई नहीं पड़ रहा है। केवल किस में दिख रहा है, तीसरे वाले में, जिसमें से देखिए जो मेन चेन है ये स्ट्रेट कार्बन चेन, सीधी चेन, इसी में आपका डबल बॉन्ड इंक्लूड है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ से जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा, आपका करेक्ट आंसर। और 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 6 का वाला प्रश्न, जिसमें हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। ओके, निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। IUPAC से तो देखिए आपका क्वेश्चन फिक्स ही रहता है कि 2 क्वेश्चन तक तो इससे कम से कम आपके आने ही है, ये मिनिमम की बात हो रही है। तो 6 का वाला प्रश्न। अब देखिए हमें किसका IUPAC नाम लिखना है। पहला जो कंपाउंड हमें दिया है वो है CH3C डबल बॉन्ड O है यहाँ पे, और उसके बाद में CH3, साधारण भाषा में तो हम इसे क्या कहते हैं, एसीटोन। और दूसरा जो है यहाँ पे जो हमें कंपाउंड दे रखा है, दूसरा वाला काफ़ी अच्छा है, ये CH3 CH2, उसके बाद में CH3 नहीं, यहाँ पे OH दे रखा है और यहाँ पे COOH। ठीक है, दूसरा ये हमें कंपाउंड दिया है। दोनों का हमें देखिए IUPAC नाम लिख के दिखाना है। तो चलिए IUPAC नाम लिखना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाँ, हमें प्रिंसिपल यानी कि पेरेंट कार्बन चेन, मुख्य कार्बन श्रृंखला को चुनना होता है। तो यहाँ पे मुख्य कार्बन श्रृंखला तो हमारी यही दिख रही है, जो एक लाइन से सीधे सीधे हैं सारे। अब दूसरा, इसमें हमें नंबरिंग करनी होती है। ठीक है, नंबरिंग करना है, अगर हमें नंबर देना कार्बन्स को, तो देखिए इस वाले में तो आप किधर से भी नंबर दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप नंबर इस एंड से भी देना शुरू करेंगे तो भी फंक्शनल ग्रुप जो कि कीटोन है उसको दूसरी पोजीशन ही मिलेगी, और अगर आप इधर से भी नंबरिंग इसकी करते हैं तो भी फंक्शनल ग्रुप को सेकंड पोजीशन ही मिलेगी। मतलब आप दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक, तो हम इस साइड से करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, हाँ, 3 कार्बन है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोपेन, और उसके बाद क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 2 पे है तो हाइफन लगा के लिखेंगे 2, और फिर एक हाइफन लगा के इस क्रियात्मक समूह के लिए, कीटोन के लिए जो आपका यूज़ होता है वर्ड, वो क्या होता है, ओन होता है। तो यहाँ पे हम लोग ओन, ON अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो गया, प्रोपेन 2 ओन, या फिर आप इसको सीधे सीधे 2 प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं। बात आ गई ना समझ में, 2 प्रोपेनोन भी आप इसको लिख सकते हैं, उसे गलत नहीं माना जाएगा। तो इसका तो हो गया। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग नीचे दूसरे वाले पे। यहाँ पे देखिए पेरेंट कार्बन चेन चुननी है, तो ये कोई कठिन काम नहीं है। पेरेंट कार्बन चेन हमारी यही वाली होगी, क्योंकि नीचे तो कोई कार्बन है नहीं। अब बात आती है यहाँ पे कि नंबरिंग जो हमें करनी है वो हम किधर से करना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे देखिए अगर कार्बोक्सिलिक
समूह प्रेजेंट है किसी भी आपके कार्बनिक यौगिक में, कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप है, तो उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, मतलब सबसे पहले हमें प्रायोरिटी उसी को देनी होती है, पहला स्थान उसी को देना होता है। ठीक, तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं होगी आपकी। नंबरिंग हम यहीं से देना शुरू करेंगे, तो 1, फिर यहाँ 2, फिर 3, फिर उसके बाद 4 और यहाँ पे 5। नंबरिंग तो हमने कर दी। अब सबसे पहले यहाँ पे हमको अल्कोहलिक ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे दिख रहा है, ठीक है, साइड चेन के फॉर्म में दिख रहा है, तो यहाँ पे हम इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे पोजीशन बताते हुए, तो क्या लिखेंगे 2, और उसके बाद में अल्कोहल के जो यूज़ किया जाता है कॉमन नेम वो क्या होगा, हाइड्रोक्सी, तो हम लिख देंगे 2 हाइड्रोक्सी। अब फिर आता है कि कितने कार्बन है रूट वर्ड, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, रूट वर्ड जो आपका लगेगा वो क्या, पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे, तो 2 हाइड्रोक्सी, फिर उसके बाद में पेंटेन। इसके बाद में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसको दिखाएंगे हाइफन लगा के, तो 1, और फिर ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 ओइक एसिड, या फिर आप इसको सीधे सीधे 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं, बिकॉज 1 की पोजीशन आप दिखाइए चाहे ना दिखाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 नंबर आपको मिलेंगे ऊपर वाले का नाम लिखने के लिए, और नीचे वाले का नाम लिखने के लिए भी 1 नंबर आपको दिया जाएगा, जिसमें से ये जो नीचे वाला है देखिए ये ज़्यादा अच्छा है ऊपर वाले के नाम के कंपैरिजन में, बिकॉज इसमें देखिए आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, और ऐसे क्वेश्चन से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पहले प्रायोरिटी किसको दी जाए। समझ में आ गई ना बात, तो पहले प्रायोरिटी हमेशा कार्बोक्सिलिक की होती है, कार्बोक्सिलिक सबसे बड़ा होता है, ठीक है, एसिड वालों की प्रायोरिटी सबसे पहले आती है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव 1-1 नंबर के जितने क्वेश्चन थे वो यहाँ समाप्त होते हैं। अब आ जाते हैं हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे, ये भी इनफैक्ट एक 2 नंबर का ही क्वेश्चन था। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है खा वाला, 6 का खा वाला प्रश्न, इसमें हमसे कह रहा है कि गालक क्या होते हैं, अम्लीय तथा क्षारीय गालकों का एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए गालक क्या होते हैं, इसकी परिभाषा देने से पहले चलिए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि गालक आखिर में कहा किसको जाता है। तो मान लीजिए ये कोई आपकी धातु है, ठीक है, जिसमें कुछ अशुद्धियाँ थोड़ी बहुत उपस्थित है, ठीक है, या फिर ऐसे नहीं बनाते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाते हैं। ये आपका जैसे कोई बर्तन है और इसमें मैंने क्या है थोड़ा सा धातु ले रखा है, कुछ ऐसा जिसमें कि कुछ अशुद्धियाँ मिली हुई हैं। बात आ गई ना समझ में। अभी इसमें से मुझे अशुद्धियों को दूर करना है। अब मैंने क्या किया कि इसमें से अशुद्धियों को दूर करने के लिए ना इसमें कोई चीज़ मिलाई, मान लीजिए उस चीज़ को बोल देते हैं हम ए, तो मैंने इसमें कोई चीज़ ए मिलाई जो कि इसमें उपस्थित अशुद्धियों से तुरंत क्या करेगी, क्रिया करेगी। जब मैंने इस बर्तन को क्या किया, गर्म किया नीचे से, तो जो मैंने ए मिलाया था वो ए इस धातु में उपस्थित जो भी अशुद्धियां हैं उनसे तुरंत क्या कर गया, क्रिया कर गया, और उसने इन अशुद्धियों को गलाकर गलित अवस्था में इस धातु से क्या किया, अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। बात आई ना समझ में। तो ये जो ए सब्सटेंस है जिसने ये काम किया ना, इसे हम गालक कहते हैं। क्या बोलते हैं, गालक बोलते हैं, जिसने ये गलाने का काम किया है। ठीक, तो मतलब गालक वो पदार्थ होता है, गालक वो पदार्थ होता है जिसे अयस्क में मिलाने पर वह अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों से क्रिया कर उन्हें गलित अवस्था में अलग कर देता है। ठीक है, ये गालक की परिभाषा होगी कि गालक वह पदार्थ होता है जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों से क्रिया कर उन्हें गलित अवस्था में अलग कर देता है। समझ में आ गई बात। तो 1 नंबर तो आपको इसके लिए मिल जाएगा कि गालक क्या होते हैं। अब जैसा ही क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि क्षारीय तथा अम्लीय गालकों का एक एक उदाहरण हमें देना है, तो इससे तो ये बात क्लियर है कि गालक 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे अम्लीय गालक, ठीक है, अम्लीय गालक। अब अम्लीय गालक हम लोग तब प्रयोग करते हैं जब मेरे अयस्क में जो अशुद्धि होती है वो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। ठीक, अब आप बोलेंगे उल्टा क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल उल्टा इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, ना कि अम्ल अम्ल या क्षार क्षार। ठीक, तो अगर अशुद्धि क्षारीय है और गालक अम्लीय डालेंगे तो ये जल्दी से एक दूसरे को अभिक्रिया करके उदासीन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक दूसरे से मारधाड़ करेंगे, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं अम्ल और क्षार। ठीक, तो अगर अशुद्धि क्षारीय है तो गालक कौन सा यूज़ किया जाता है, अम्लीय गालक यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक अम्लीय गालक का उदाहरण होगा SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड जो होता है वो एक अम्लीय गालक होता है। ठीक,
अब इसके अलावा जैसे मानिए कि अगर मेरे अयस्क में उपस्थित अशुद्धि जो है वो कैसे प्रवृत्ति की है, अम्लीय प्रवृत्ति की है, तो उस केस में हम जो गालक यूज़ करते हैं वो क्षारीय गालक होता है। क्षारीय गालक का हम लोग प्रयोग करते हैं क्योंकि फिर वो अम्ल वाली अशुद्धि से रिएक्शन करके उसको गला के अलग कर देगा। और क्षारीय गालक का उदाहरण जैसे कि क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया आपका। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो एक प्रकार का क्षारीय गालक होता है। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, इसीलिए कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, एक क्षारीय गालक। बात आ गई ना समझ में। तो 1 नंबर आपको मिलेगा गालक क्या होता है ये बताने के लिए, और आधा आधा नंबर आपको दिया जाएगा अम्लीय तथा क्षारीय गालकों का एक एक उदाहरण देने के लिए। और इस तरह से 2 मार्क का ये जो क्वेश्चन है यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। बात आई समझ में। बिल्कुल इसी तरह से आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी। अब 6 का खा वाला प्रश्न तो हमने कर लिया। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न बहुत ही अच्छा है, जो कि कई बार एग्जाम्स वगैरह में पूछा भी जा चुका है, और इसके आने के चांसेस भी जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं इससे रिलेटेड पार्ट के। प्रश्न 6 का गा, जिसमें हमसे क्या कह रहा है कि विरंजक चूर्ण क्या होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, इसके निर्माण की विधि के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है। अब देखिए विरंजक चूर्ण क्या होता है ना, ये हम सभी जानते हैं। हो सकता है कुछ लोग विरंजक चूर्ण को विरंजक चूर्ण के नाम से ना जानते हो, वो इसे किसी और नाम से जानते हो। जैसे आपने देखा होगा कि अगर घर में किसी स्थान पे पानी के जमा वगैरह होने की वजह से काई वगैरह लग जाए, ठीक है, या फिर किसी स्थान पे पानी को डिसइंफेक्ट करना हो, मतलब उसमें से गंदगी को दूर करना हो, पीने का पानी नहीं, जैसे कहीं पानी वगैरह इकट्ठा हो गया है, ठीक, तो एक सफ़ेद पाउडर का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, गंदगी वगैरह को, काई वगैरह को साफ़ करने के लिए, पानी को डिसइंफेक्ट यानी कि गंदगी मुक्त करने के लिए एक सफ़ेद कलर के पाउडर का छिड़काव करते हैं, जो कि थोड़ा सा पीलापन होता है जिसमें, ठीक है, थोड़ा पूरा सफ़ेद नहीं, हल्का पीला टाइप का पाउडर होता है, और इसकी गंध बहुत ही तीक्ष्ण होती है। अब तो आप गैस कर ही लेके होंगे कि ये क्या है। हाँ, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। इसे हम लोग कॉमन भाषा में किस नाम से जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, और इसका शुद्ध हिंदी में नाम क्या होता है, विरंजक चूर्ण। ठीक है, क्या नाम है इसका, विरंजक चूर्ण। विरंजक इसे इसलिए कहना क्योंकि ये रंग उड़ाने का भी कार्य करता है। ठीक, जिस जगह पे आप इसको डालेंगे ना, देखिएगा उस जगह का रंग जो है ना पूरा उड़ चुका होता है, तो रंग उड़ाने का भी ये कार्य करता है, इसीलिए इसका नाम क्या, विरंजक, जो रंग को उड़ा दे। अब हमसे पूछ रहा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसके रासायनिक नाम की। तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरो, फिर उसके बाद में हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। बात आ गई समझ में। एक तो इसका ये नाम होता है, दूसरा इसे हम कभी कभी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोरो या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी हम इसे जानते हैं, विरंजक चूर्ण को। बात आ गई ना समझ में। अब बात आती है इसके रासायनिक सूत्र की, कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए इसका रासायनिक सूत्र होता है Ca यानी कि कैल्शियम, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सी, और Cl2 यानी कि क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोरो ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, क्या है फिर, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये हो गया विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2। समझ में आ गई बात। अब हमसे पूछ रहा है कि इसके निर्माण की एक विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए, मतलब इसको बनाने का एक तरीका बताइए, केमिकली इसको हम कैसे बनाएं। तो इसको बनाना देखिए काफ़ी आसान है। अगर आप विरंजक चूर्ण बनाना चाहते हैं तो चूने का पानी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे केमिकली कहा जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो बुझा हुआ चूना थोड़ा सा आप ले लीजिए, इसका विलयन, और इसमें क्या करिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रवाहित करा दीजिए बुझे हुए चूने के विलयन से। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम ये काम करवाते हैं, यहाँ मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बोला, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, इसमें से क्लोरीन गैस हमें फ्लो करवानी है। ठीक, बुझे हुए चूने के विलयन में से क्लोरीन गैस को जैसे ही हम फ्लो करवा देंगे, तो क्लोरीन गैस फ्लो करवाने पर क्या होगा ना, ये हमें बना के देगा CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण जो कि हम बनाना चाहते थे, और दूसरा ये हमें देगा पानी यहाँ से बन के। तो देखिए जो आपको मिश्रण मिलेगा ना, अब आप देख रहे हैं साथ में पानी तो बन ही रहा है, तो जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, विरंजक चूर्ण ऊपर ही थोड़ा थोड़ा
तैरता रहता है, कुछ टुकड़े और कुछ पार्ट इसका जो है वो घुला हुआ होता है, क्योंकि ये जल में पूरी तरह घुलता नहीं है, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, ठीक है। मतलब कुछ अंश जो है इसका वो घुल जाता है जल में और थोड़ा सा हिस्सा ऊपर ही जल के तैरता रहता है। तो कुछ इस प्रकार का विलयन आपको मिलेगा। तो ये कंफर्म हो जाता है कि जो बना है वो ब्लीचिंग पाउडर ही है, और उसमें से ब्लीचिंग पाउडर में से क्लोरीन की गंध भी आती रहती है। तो इससे भी कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई ये ब्लीचिंग पाउडर ही हमने बना रखा है। तो ये इसको बनाने की विधि का एक रासायनिक समीकरण हो गया, और ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है पहले से इसी में। ध्यान रखना होगा आपको, जब भी आप कभी अभिक्रिया लिखें तो अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए। मतलब रिएक्टेंट साइड यानी कि अभिकारक के जितने परमाणु हो आपके, उतने ही परमाणु आपके उत्पाद की साइड भी होने चाहिए उस चीज़ के, तब जाके उसको बैलेंस कहा जाएगा, और बैलेंस जरूर होनी चाहिए रिएक्शन, ठीक। तो 1 नंबर आपको क्या मिलेगा, ये रासायनिक सूत्र बताने का, और 1 नंबर मिलेगा ये रासायनिक समीकरण देने का, अगर आप इसे संतुलित अवस्था में लिखेंगे तब। और इस तरह से आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला यानी कि 7वां प्रश्न जो है हमारा, जिसमें हमसे कह रहा है हैबर विधि से अमोनिया बनाने की विधि के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। हैबर विधि से अमोनिया बनाने की विधि के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। 2 नंबर का ये प्रश्न है और हमसे यहाँ पे पूछा गया है इसमें। चलिए देखते हैं। हैबर विधि जो कि अमोनिया को बनाने की औद्योगिक विधि है। औद्योगिक स्तर पे जब भी अमोनिया का निर्माण करना होता है तो हम हैबर विधि द्वारा ही अमोनिया का निर्माण करते हैं। बात आई समझ में। अब औद्योगिक स्तर पे अमोनिया का निर्माण इसलिए जरूरी क्योंकि अमोनिया बहुत सी चीज़ों के लिए एक उपयोगी, आप क्या समझ लीजिए, रॉ मटेरियल का काम करती है, यानी कच्ची सामग्री का, जैसे खाद वगैरह, यूरिया वगैरह जो आप खेतों में डालते हैं किसान, ये सारी चीज़ें। इसके साथ ही अमोनिया के दूसरे कंपाउंड अमोनियम फास्फेट वगैरह बनाने के लिए भी हमें अमोनिया की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो मतलब औद्योगिक स्तर पे जो इसका उत्पादन है वो बहुत ही ज़रूरी है, और वो किया कैसे जाता है, हैबर विधि से। अब इसमें देखिए हम करते क्या हैबर विधि में कि डाई नाइट्रोजन गैस, यानी कि नाइट्रोजन गैस जिसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, उसको कंबाइन करवाते हैं, यानी उसको जोड़ते हैं किससे, हाइड्रोजन गैस के साथ में, ठीक। तब जाके ये हमें बना के क्या देते हैं, अमोनिया। लेकिन यहाँ पे अमोनिया बनाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं, और वो ये होती है कि जो आपका तापमान है वो यहाँ पे 773 यानी 773 केल्विन के लगभग होना चाहिए। और जो यहाँ पे हम उत्प्रेरक यूज़ करते हैं वो होते हैं Fe तथा MO, ठीक है। आयरन तथा मॉलिब्डेनम का जो मिश्रण होता है वो यहाँ पे उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इसीलिए अब देखिए ये रिएक्शन केवल आपको लिखने के लिए, विधि समझाने के लिए केवल 2 नंबर वो इसीलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको ये कंडीशंस जो है अच्छे तरीके से बतानी होंगी। साथ ही देखिए रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप 2 लगा लीजिए और हाइड्रोजन के पास में 3, तो N2 + 3 टाइम्स ऑफ H2 गिव्स अस 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया। कंडीशंस क्या क्या है, 773 केल्विन तापमान, FeMO उत्प्रेरक का कार्य करता है, और साथ ही यहाँ पे उच्च दाब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्च दाब होना चाहिए, क्योंकि उच्च दाब जो है वो अमोनिया बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब उच्च दाब क्यों, देखिए क्योंकि देखिए ये जो रिएक्शन है ना ये आपकी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मतलब ये उत्पाद आपके अभिकारक से उत्पाद की तरफ भी हो सकती है और उत्पाद से अभिकारक की ओर भी हो सकती है। तो जब हम दाब बढ़ा देते हैं, उच्च दाब करते हैं ना, तो इस अभिक्रिया की फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी आगे की दिशा में होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, ताकि अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनाई जा सके। इसीलिए दाब यहाँ पे हम कैसे रखते हैं, उच्च रखते हैं। तो ये सारी बातें अगर आप बताते हैं हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने के लिए, तो आपको 2 नंबर इसके लिए दे दिया जाएगा। अच्छा एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, जैसे ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे 773 केल्विन, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया रहता है। जैसे कुछ बुक्स में इसको 703 केल्विन वगैरह भी लिख के दे रखा है, कुछ बुक्स में 723 केल्विन भी लिखा है। तो कुल मिला जुला के जो आपका तापमान है वो 700 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए या फिर उच्च तापमान होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा मत आप देखिएगा किसी बुक में 723 लिखा है तो फिर कमेंट में गालियाँ लिख के आ रही हैं कि आपने तो गलत बढ़ा दिया है, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। अब 2 नंबर का ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलिए हम आ जाते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका 7 का खा वाला प्रश्न, ठीक है। 7वें का खा प्रश्न, ये 7वें का का था। अब इसमें हमसे कह रहा है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम को परिभाषित कीजिए।
मेंडलीफ के आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम को परिभाषित कीजिए। अब हमसे दोनों ना केवल नियम के बारे में ही बातें कर रहा है। ये प्रश्न जो है कभी कभी ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर बताइए या फिर विभेद करिए, ऐसे भी पूछता है, ठीक है। बट यहाँ नियम की बात हो रही है तो हम लोग भी अपना डिस्कशन नियम तक ही रखेंगे। अब देखिए इसमें थोड़ी सी पहले मैं बातें आपको बता दूं ताकि आपको नियम जो है ना वो थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आए। मेंडलीफ जब तत्वों का वर्गीकरण कर रहे थे, तत्वों को व्यवस्थित कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी व्यवस्था का आधार मतलब जिस चीज को मोटिव, जिस चीज को उद्देश्य मान के उन्होंने वर्गीकरण किया तत्वों का, ठीक, वो उन्होंने माना किसको, तत्वों के परमाणु भार को, तत्वों के परमाणु भार को। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे मान लीजिए अगर आप किसी स्कूल में लड्डू बांटना चाहते हैं तो आपने वहाँ जाके भैया बोल दिया कि पहले जो उम्र में छोटे बच्चे हैं उनको पहले मिलेगा और जो उम्र में बड़े बच्चे उनको बाद में मिलेगा। तो आपने वर्गीकरण यानी बांटने के लिए जो आधार बनाया वो किस चीज़ को बनाया, बच्चों की उम्र को। तो वैसे मेंडलीफ ने तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार बनाया वो किसको, परमाणु भार को। समझ में आ गई बात। लेकिन आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के वर्गीकरण के लिए जो आधार मानता है वो उन तत्वों के परमाणु क्रमांक को मानता है। आधुनिक आवर्त नियम के हिसाब से तत्वों का जो परमाणु क्रमांक है वो उनके गुणधर्मों में आवर्तिता के लिए जिम्मेदार होता है। अब परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है, इसे Z से निरूपित करते हैं और इसका मतलब क्या है, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। उस परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उस परमाणु का परमाणु क्रमांक भी होता है। उदाहरण के लिए अगर 10 प्रोटॉन है तो परमाणु क्रमांक भी कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। अब जब इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो आधुनिक या मेंडलीफ का आवर्त नियम भी आप समझ सकते हैं। मेंडलीफ ने अपने आवर्त नियम में देखिए क्या बोला, परिभाषा इसकी थोड़ी सी, कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इस चीज का सीधा साधा सा मतलब ये है, मेंडलीफ ये कहना चाहते थे कि जब भी किसी तत्व के गुणधर्म में आवर्तिता मतलब उसका गुणधर्म फिर से दोहराया जाएगा, ठीक, तो इस दोहराए जाने का जो कारण होगा वो क्या होगा, उस तत्व का परमाणु भार होगा। मतलब जहाँ पे परमाणु भार में समान एक तरीके का वेरिएशन मिलेगा, एक जैसा अंतर मिलेगा, वहाँ पे ही आपके जो गुणधर्म है वो दोहराए जाएंगे परमाणु भार के हिसाब से। लेकिन आधुनिक आवर्त नियम ये कहता है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक, मतलब इसके हिसाब से जब भी तत्वों के गुणधर्म में अंतर पाया जाएगा या वो दोहराए जाएंगे या उनमें जो भी वेरिएशन होगा उसका कारण कौन होगा, उन तत्वों का परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है, तो इन दोनों स्टेटमेंट में बस एक ही चीज का अंतर है, परमाणु भार का और परमाणु क्रमांक का। अगर आपने एक याद कर लिया तो उसमें बस परमाणु भार परमाणु क्रमांक बदलते आपको दोनों याद हो जाएंगे। आगे ना बात समझ में, तो एक नंबर आपको मेंडलीफ वाला बताने के लिए मिलेगा और एक नंबर आधुनिक आवर्त सारणी का बताने के लिए, और इस तरह से आपको जो टोटल 2 नंबर इस क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आगे बात समझ में, तो चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ से देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 जिसमें हमसे कह रहा है एथिल अल्कोहल निर्माण की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन करते हुए इनकी निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, तो एक बात तो बता देगी, निर्माण की जितनी भी विधियां हैं कार्बनिक रसायन वाले चैप्टर से आपके, वो यूपी बोर्ड के सिलेबस में से अभी जो कोरोना काल का सिलेबस घटाया गया है, 30% रिडक्शन किया गया है, उसमें से हटा दी गई। ठीक, मतलब आपको कोई भी निर्माण विधि वगैरह वो पढ़ना नहीं है, केवल उन चीज़ों के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है, केमिकल रिएक्शंस वगैरह, भौतिक गुण वगैरह, ये आपको पढ़ने हैं, वही आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको जितनी रिएक्शंस हैं जो पेपर में हमसे पूछी गई हैं वो बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो होगी आपकी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया एथिल अल्कोहल की, वो क्या होगी। ठीक, तो देखिए एथिल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, C2H5OH।
इसका हमें ऑक्सीकरण करवाना है, ये एथिल अल्कोहल है, तो ऑक्सीकरण करवाने के लिए हमें यहाँ पे कोई ऑक्सीकारक भी प्रयुक्त करना होगा जो कि इसका ऑक्सीकरण करवाए। तो यहाँ पे ऑक्सीकारक के रूप में हम KMnO4 जिसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं इसको यूज़ करते हैं, या फिर इसकी जगह पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 जो कि प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल को किसी अम्ल में, एसिड में जो है परिवर्तित कर देते हैं, इसका ऑक्सीकरण करवा देते हैं। अब यहाँ पे एथिल अल्कोहल है 2 कार्बन वाला, तो जो एसिड बनता है वो भी कितने कार्बन वाला होता है, 2 कार्बन वाला ही। और 2 कार्बन वाला एसिड कौन होता है, हाँ एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, सिरका यानी कि विनेगर, एसिटिक अम्ल जो है यहाँ से ये आपको उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा जब आप ऑक्सीकरण करवाएंगे किसका, एथिल अल्कोहल का। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना होगा, जो ऑक्सीकारक हमने प्रयुक्त किए हैं ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गई बात। और डायरेक्टली ध्यान रख लीजिए कि अल्कोहल से ही किसमें बदल जाएगा, अम्ल में, समझ में आ गई होगी बात। तो ये है इसकी क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसके लिए आपको मिलेगा 1 नंबर। अब यहाँ पे दूसरा जो हमसे पूछ रहा है सेकेंड रिएक्शन, वो हमसे क्या है, निर्जलीकरण अभिक्रिया बताइए। एथिल अल्कोहल की निर्जलीकरण अभिक्रिया आप हमें बताइए। निर्जलीकरण का मतलब है इसमें से हमें जल को निकाल के अलग कर देना है, जल को भगा देना है, समझ में आ गई बात। अब निर्जलीकरण यानी जल भगाना यहाँ से हमको, तो जल भगाने के लिए कुछ चीज़ ऐसी लगानी पड़ेगी जो कि जल को भगाए। तो देखिए एथिल अल्कोहल लिया C2H5OH, और इसमें निर्जलीकारक के तौर पे हम क्या प्रयोग करते हैं, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, जो यहाँ पे किसका कार्य करता है, निर्जलीकारक का कार्य करता है, यानी ये पानी को यहाँ से निकाल के दूर कर देता है। इसका प्रयोग आपने प्रयोगशाला में भी देखा होगा, जैसे मान लीजिए हमें कोई ऐसी अभिक्रिया करवानी हो जिसमें पानी यानी नमी की आवश्यकता नहीं है, तो उसके लिए पहले परख नलियों को ना सांद्र H2SO4 का विलयन होता है, उसमें से डुबा के निकाला जाता है, हाथ से नहीं डुबाते, किसी चिमटे से पकड़ के निकाल के डुबा दिया जाता है उसमें परख नलियों को, ताकि जो भी थोड़ी बहुत नमी या जल वगैरह उसमें है टेस्ट ट्यूब में, वो H2SO4 सोख ले और वहाँ से जो है जल अलग हो जाए। तो ये किसका कार्य करता है, निर्जलीकारक का। यहाँ पे तापमान का आपको ध्यान रखना होगा, 170 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे तापमान लिया जाता है, और जो उत्पाद मिलता है हमें वो मिलता है एल्कीन। जैसे अब C2H5OH है, तो उत्पाद के तौर पे हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होती है, एल्कीन होती है, तो C2H4, ठीक है, एथीन, ये हमें यहाँ से उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये क्या है, एथीन है, एथीन या एथिलीन भी इसे कहा जाता है, समझ में आ गई ना बात आपको। तो ये होता है यहाँ पे उत्पाद इस अभिक्रिया का। अब ये बना कैसे होगा, देखिए यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है कार्बन के, तो यहाँ से 1 हाइड्रोजन इस कार्बन का, और यहाँ से जो है आपका ये H और ये OH मिला के पानी यहाँ से अलग हो जाता है। बात आ रही ना समझ में। तो इस तरह से जल अलग हो गया, तो आप प्लस में यहाँ पे वाटर भी लिख के दिखा सकते हैं कि जल यहाँ से इस अभिक्रिया में अलग हो गया। ठीक है, 1 नंबर आपको इस निर्जलीकरण अभिक्रिया के लिए भी दिया जाएगा। ध्यान रखें अल्कोहल से किसमें बदल जाएगा, एल्कीन में बदल जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले में। थोड़ा सा इसको ओपन करके भी अगर आपको दिखा दें तो ये कुछ ऐसा है कि यहाँ पे CH3 पहले C2H5OH होगा ना, तो मतलब CH3CH2OH इस तरह का होता है। अब यहाँ से 1 हाइड्रोजन CH2 है, तो मैं ऐसे ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये H और ये जो OH है यहाँ से, ये तो आपस में अभिक्रिया करके जल निकाल के अलग कर देते हैं। अब यहाँ पे जो आपका बचेगा हाइड्रोजन, वो एक यहाँ से बॉन्ड और ये यहाँ से जुड़ के आपका बना लेते हैं क्या चीज़, C2H4 यानी कि एल्कीन। बात आ गई समझ में। तो ये इस तरह से आपका होता है। अब यहाँ से अगला चलिए देखते हैं हम लोग। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मतलब ये जो हाइड्रोजन होता है ना, वो दूसरे वाले कार्बन का हम लोग प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे CH3 CH2 है और OH है यहाँ पे, तो OH तो इस कार्बन का लेंगे कुछ ऐसा, और हाइड्रोजन जो होगा वो इसका, मतलब यहाँ पे ऐसे CH2, फिर यहाँ से ऐसे निकाल के अलग इसको कर देंगे। ये डायरेक्ट तरीका है मतलब याद रखने का, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा सा इतना जोर दे रहा हूँ। बात आ गई ना समझ में। ये हुआ आपका। चलिए अगली अभिक्रिया हम लोग देखते हैं। अगली जो अभिक्रिया हमसे पूछ रहा है वो किसके बारे में पूछ रहा है, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, विहाइड्रोजनीकरण जिसे हम डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें हमसे पूछा है कि एथिल अल्कोहल की विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया को बताइए आप लोग। विहाइड्रोजनीकरण
अर्थात हमें यहाँ से जो है हाइड्रोजन को निकाल के अलग कर देना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से C2H5OH है और इसका हमें विहाइड्रोजनीकरण करवाना है, मतलब इसमें से हाइड्रोजन को निकाल के अलग करना है ना। तो ये हम कैसे करते हैं, यहाँ पे हम हाइड्रोजन निकालने के लिए प्रयोग करते हैं कॉपर 573 केल्विन तापमान पर। ठीक है, कॉपर और वो भी 573 केल्विन तापमान पर। अब ये हाइड्रोजन को अलग कैसे करता है, तो देखिए यहाँ पे इसको मैं आपको थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे वैसे CH3, उसके बाद में CH2 है, तो ये H ऐसे और ये H ऐसे और यहाँ पे OH, इस तरह से मैंने इसे लिख दिया CH3 CH2OH। अब देखिए कॉपर 573 केल्विन यूज़ करते ही ये एक बॉन्ड यहाँ से टूटता है और एक हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन का टूटता है, तो H2 यहाँ से निकल के, यानी हाइड्रोजन गैस तो यहाँ से निकल के अलग हो जाती है। बचता जो आपका ये बचा हुआ पोर्शन है इस तरह से, तो ये डबल बॉन्ड बना के यहाँ पे एल्डिहाइड बना लेता है। ठीक, तो इसे तो हम फिलहाल हम लिख दें, अभी इसको तो गायब नहीं कर सकते। तो ये क्या बना लेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन के साथ में जुड़ के, और एक H पहले से, तो ये H, यानी ये क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड बन गया आपका। इसका नाम क्या होता है, एसिटल्डिहाइड। तो इस तरह से आपने ये देखा कि अगर मैं, अच्छा इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिलेगा। पहले तो ये है, अगर हम एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ऑक्सीकरण से हमें एसिटिक अम्ल मिलता है। अगर हम एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण करवाते हैं तो हमको एथीन या एथिलीन कह सकते हैं इसे हम, ये प्राप्त होती है। और अगर हम एथिल अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो हमें एसिटिल्डिहाइड यानी कि एक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक, ये बातें यहाँ पे ध्यान में रखने वाली हैं। साथ ही साथ में ये तीनों अभिक्रियाएं हमने किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हुए करवाई हैं, इसका भी हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा, तब जाके यहाँ से हमको 3 नंबर पूरे के पूरे दिए जाएंगे। बात आ गई ना समझ में। अब यहाँ पे चलिए, ये तो का वाला प्रश्न यहाँ से सॉल्व होता है। अब 8वें प्रश्न का ना एक और पार्ट है, अथवा करके हमें एक प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है और हमसे बोल रहा है कि आप इसमें टिप्पणी करिए, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, पहले सबसे हमें जिस चीज़ पे टिप्पणी करनी है वो है योगात्मक अभिक्रियाएं। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया पर हमें टिप्पणी करनी है। तो चलिए देखते हैं कि योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए नाम से जैसा यहाँ पे क्लियर है, योगात्मक मतलब हमें किसी चीज़ का योग करवाना है, किसी कंपाउंड में किसी यौगिक के ऊपर। तो सामान्यतः जो योगात्मक अभिक्रियाएं हैं वो एल्कीनों का लक्षण होता है, एल्कीने योगात्मक अभिक्रियाएं शो करती। जैसे कि एथिलीन की बात कर लें, जिसे हम एथीन भी बोलते हैं कुछ इस प्रकार से, तो ये एक एल्कीन है। ठीक, और इसमें अगर मैं HCl जो कि हाइड्रोजन क्लोराइड एक प्रकार का हाइड्रोजन हैलाइड है, इसका अगर योग करवाऊँ तो योग करवाने के लिए देखिए मैं करता क्या हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करूँगा किसी एक की तरफ। तो बॉन्ड ब्रेक जिधर की तरफ होगा, जिसकी तरफ, उस पर क्या आएगा माइनस, और जिसकी तरफ से जाएगा उस पर क्या आएगा प्लस आएगा। बात आ गई ना समझ में। तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूट के क्या आ गया, प्लस और माइनस आ गया। HCl देखिए जो होता है इसमें होता है H प्लस और Cl माइनस। प्लस वाला जो पोर्शन है आपका वो अटैक कहाँ मारता है, माइनस वाले पे, और माइनस वाला अटैक किस में मारता है, प्लस वाले पे। तो मतलब यहाँ पे जो चीज़ बनेगी वो क्या होगा, देखिए जब H मारेगा अटैक यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, CH3, 2 तो पहले से, एक और आके जुड़ गया। यहाँ पे CH2 है और जुड़ कौन गया आके, Cl। तो मतलब CH3 CH2 और इससे कौन जुड़ा है, Cl जुड़ा है, आपको मिला। तो इसको आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, हाँ इसको आप लिख सकते हैं C2H5Cl, यानी कि एथाइल क्लोराइड। क्या लिख सकते हैं, एथाइल क्लोराइड। तो मतलब आपने क्या देखा कि जब किसी एल्कीन पर किसी हाइड्रोजन हैलाइड जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का योग करवाया जाता है तो इनके योग से हमें क्या प्राप्त होता है, एथाइल क्लोराइड या फिर इसी प्रकार का कोई अन्य कंपाउंड। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हम किसी कार्बनिक यौगिक में किसी अन्य कार्बनिक यौगिक का योग करा रहे होते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, योगात्मक अभिक्रियाएं कहा जाता है। या फिर आप एल्कीनों का ही उदाहरण दे दीजिए,
कि जब किसी एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराया जाता है तो वहाँ से हमें हैलो एल्केन, यानी कि जैसे यहाँ पे क्लोरीन मैंने यूज़ किया तो हमें क्या मिला, क्लोरो एल्केन मिला। आई ना बात समझ में, प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं, जिन्हें हम योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। किस पर, एल्कीनों पर हाइड्रोजन हैलाइडों के योग से हमें हैलो एल्केन्स मिलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं। 1 नंबर आपको दिया जाएगा इस पर टिप्पणी करने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे वाले पार्ट पर। उसने दूसरे पार्ट में हमसे कह रहा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। ठीक है, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि किसी को हटा के उसकी जगह खुद बैठ जाना। प्रतिस्थापन का मतलब किसी को हटा के उसकी जगह खुद बैठ जाना, इसको कहते हैं प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई एल्केन है, CH4 मेथेन की बात कर लेते हैं। जब मैं मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाता हूँ, यहाँ पे क्लोरीन को आधिक्य में लेकर, तो देखिए होता क्या है, ये अभिक्रिया सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। यहाँ पे मेथेन की देखिए बात करें तो इसके पास में 4 हाइड्रोजन बंध होते हैं, एक कार्बन से कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं। और जब इसकी अभिक्रिया मैं क्लोरीन से करवाता हूँ तो क्लोरीन क्या करता है, सारे हाइड्रोजन के इन बंधों को तोड़ के इसकी जगह आके खुद बैठ जाता है। मतलब हाइड्रोजन को बोलेगा जा और स्वयं को क्या कहेगा कि आ, हाइड्रोजन की जगह। ठीक, ऐसा सारे हाइड्रोजन के साथ में होता है। हर हाइड्रोजन की पोजीशन को कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से यहाँ हमें क्या मिलेगा, CH4 की जगह क्या मिलेगा, CCl4 मिलेगा। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो अलग हो जाती है। अभिक्रिया को अब बैलेंस हमें करना है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा देंगे और यहाँ पे 2 बार क्या लगा देंगे, क्लोरीन। तो ये अभिक्रिया बैलेंस होके मिला क्या हमें यहाँ पे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो आपने क्या समझा यहाँ पे, मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें कोई अणु या कोई परमाणु किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु को प्रतिस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ऐसी अभिक्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। समझ में आ गई ना बात। तो 1 नंबर आपको मिलेगा ये समझाने के लिए कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है। उदाहरण अगर आपने दे दिया तब तो और अच्छी बात है। समझ में आ गई बात। चलिए अगली जो हमें टिप्पणी करनी है वो किस पे करनी है, दहन अभिक्रियाओं के ऊपर करनी है कि दहन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। देखिए दहन का मतलब ही क्या होता है, जलाना। ठीक, और जलाना जो है वो ऑक्सीजन के बिना तो असंभव है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो कोई चीज़ जल ही नहीं सकती। दहन ऑक्सीजन के बिना असंभव है। तो अब इस चीज़ में मतलब ये है ओवरऑल कि दहन अभिक्रिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें ऑक्सीजन का प्रयोग जरूर होगा। तो सीधे सीधे हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब किसी तत्व या फिर किसी यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं। और ये जो अभिक्रिया यहाँ पे होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दहन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि कोयला है अगर हमारे पास में, तो कोयला किससे मिलके बना होता है, कार्बन से। कोयले में क्या होता है, कार्बन। तो अगर कार्बन को मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता हूँ, ठीक है, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता हूँ यहाँ पे, तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो ये प्रक्रिया किसका उदाहरण है, दहन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक, ये आप भी लिख देंगे तो आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। परिभाषा लिख के एक उदाहरण दे दीजिए, टिप्पणी करनी है। इसके अलावा कुछ और दहन अभिक्रिया, जैसे मैग्नीशियम है, अगर इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाएंगे तो यहाँ से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद पाउडर मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद पाउडर मिलता है। तो ये भी दहन अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। अब अभिक्रिया आपको बैलेंस करनी है तो यहाँ 2 लगाइए और उसके बाद में यहाँ 2 लगाएंगे तो अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, आई ना बात समझ में। तो ये हो गई आपकी दहन अभिक्रिया। दोनों में से आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। और इसी के साथ में आपका ये जो रसायन विज्ञान का खंड खा है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको बताए हैं उस तरह से अगर आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो इसके 2 फायदे आपको होंगे। एक तो आपके जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए वो तैयार हो जाएंगे, प्लस जो है आपको पैटर्न जो है क्वेश्चंस का कि किस तरह से कैसा क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए किस तरह से आपको सॉल्व करना है, ये चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएंगी। तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और चलिए अब हम लोग खंड गा यानी कि बायो का अपना जो है जीव विज्ञान का उसको डिस्कस कर लेते हैं।